आ रही है लद्दाख से। लद्दाख में एलएसी पर हुई भारत चीन सेना की झड़प से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। चीन के मीडिया के मुताबिक इस झड़प में चीन की सेना के 5 जवान मारे गए हैं, जबकि 11 सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्टर के हवाले से ये आंकड़ा सामने आया है। ये झड़प कल रात में लद्दाख में गलवान घाटी के इलाके में हुई। इस झड़प में भारतीय सेना के एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की खबर है। इस झड़प के बाद दोनों देशों के मेजर जनरल के सैन्य स्तर के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। इधर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीडीएस बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर हुई झड़प के बारे में प्रधानमंत्री को पूरी जानकारी दी है। तो जो बैठक हुई उसमें सेना प्रमुख तीनों सेना के और इसके अलावा तीनों अंगों के और इसके साथ ही सीडीएस भी उस बैठक का हिस्सा थे। एलएसी पर भारत चीन के बीच हिंसक झड़प, और आप ये अंदाजा लगाइए कि 45 साल बाद इस तरह की कोई हिंसक झड़प उस गलवान घाटी में हुई है। 1962 के बाद गलवान में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई थी, लेकिन कल रात गलवान घाटी में डी-एस्केलेशन के दौरान एलएसी पर इस तरह की घटना हुई। और इसमें सबसे गंभीर बात यह है कि भारत की तरफ से भारत के एक अफसर और 2 जवान शहीद हुए हैं। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्लोबल टाइम्स की एक रिपोर्टर के हवाले से ये आंकड़ा सामने आया है कि चीन के भी 5 सैनिक इस पूरी खूनी झड़प के दौरान मारे गए हैं। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे संवाददाता रिफत मौजूद हैं और इसके साथ ही संवाददाता संदीप बोल भी हैं। सबसे पहले संदीप, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अभी लेटेस्ट ताज़ा अपडेट आप हमें इस पूरे मामले में क्या दे सकते हैं? देखिए, अभी बातचीत जो है ग्राउंड पे जारी है और यहाँ पे भी लगातार सुबह से बैठकों का दौर जारी रहा। खुद जो है रक्षा मंत्री ने तीनों सेनाध्यक्ष और सीडीएस के साथ बैठक की, सारी डिटेल ली और बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी ब्रीफ करेंगे। तो अभी कोशिश यही लगी हुई है कि किसी भी तरीके से जो सिचुएशन बॉर्डर पे ख़ास तौर पे कि गलवान इलाके में है उसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाए। हालांकि हमारी तरफ से ये क्लियर किया गया है कि हमारे 3 कैजुअल्टी हुई है। चीन की तरफ से अभी तक आधिकारिक तौर पर जो कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उनकी तरफ से क्या कैजुअल्टी हुई है। हालांकि वहां के कुछ मीडिया रिपोर्ट ज़रूर बता रहे हैं कि 5 जो है 5 जो उनके भी मारे गए हैं पीएलए के सोल्जर, लेकिन वो अनकन्फर्म्ड हैं सारी, क्योंकि चीन जो है अभी तक उसने ये बात जाहिर नहीं किया है कि उनके यहाँ पे कितनी कैजुअल्टी हुई है। तो लगातार जो है बातचीत का दौर ग्राउंड पे भी जारी है और कूटनीतिक स्तर पर भी जो है बातचीत जाहिर सी बात है कि शुरू हो चुकी है इस सारे मसले पर। कोशिश यही है कि जो गलवान का इलाका है वहाँ पे जो कल रात को जिस तरीके की घटना घटी, जिस तरीके से हाथापाई, हालांकि वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई गोली नहीं चली है और वहाँ पे जो है धक्का मुक्की और कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि हमारे एक सीओ लेवल के ऑफिसर जो है यानी कर्नल लेवल के ऑफिसर जो है जिनकी मौत हो गई। और कहा यह भी जा रहा है कि जब टारगेट जो है जाहिर सी बात है कि कमांडिंग ऑफिसर ही रहे हैं चीन के, तभी तो उनको इतनी ज़्यादा चोटें आई है। अब ये देखना होगा कि उन्होंने किस तरीके से, क्या पत्थरबाजी हुई है या फिर जो डंडे जो वहाँ पे जो वायरिंग के लिए जो बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं कटीले तारों वाले डंडे, जो क्या उनसे कुछ हुआ है। ये अभी कह पाना बहुत मुश्किल है कि आखिर वहाँ पे की सिचुएशन उस वक्त रात को किस तरीके से क्रिएट हुई, लेकिन डी एस्केलेशन उस इलाके पे लगातार जारी था। खुद जो है सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने आईएमए में अपने एक बयान में उन्होंने साफ किया था कि जो डी एस्केलेशन हुआ है, कई जगह से डी एस्केलेशन हुआ है वहाँ पे और सिचुएशन ठीक है, लेकिन एकदम से इस डी-एस्केलेशन के दौरान ही संदीप हमने देखा कि इस तरह से तनाव एकदम से चरम पर पहुंच गया जब दोनों साइड्स के बीच में झड़प हुई। प्रोवोकेशन किसकी तरफ से रहा, एक सवाल ये भी उठ रहा है। मैं उसको लेकर आगे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे घटनाक्रम में आप क्या अपडेट हमें दे सकते हैं? देखिए, लगातार विदेश मंत्रालय भी इस खबर पे, इस घटना पे नज़र रखे हुए और रक्षा मंत्री ने जो बैठक ली थी उसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद थे। रिव्यू मीटिंग ली गई थी इस पूरी घटना के बाद। देखिए, हाल के दिनों में कूटनीतिक स्तर पे चर्चा हुई है, सैन्य स्तर पे चर्चा हुई है और दोनों चर्चाओं के बाद ये साफ साफ कहा गया भारतीय अधिकारियों की तरफ से कि दोनों देश चाहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से
बातचीत के जरिए इस पूरे विवाद को खत्म किया जाए। कुछ जगह सेनाएं पीछे भी हटी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अभी भी विवाद बना हुआ है। कुछ इलाकों में चीन की सेनाएं अभी भी जमी हुई हैं। कल के इस्केलेशन के बाद, कल की झड़प के बाद अब जो है विदेश मंत्रालय की नज़र अभी जो वहां बातचीत चल रही है सैन्य स्तर पे, उस पे नज़र है विदेश मंत्रालय की। विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी आधिकारिक तौर पे कोई भी बयान नहीं आया है, लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जरूर आया है कि शारीरिक तौर पे एक दूसरे के बीच झड़प हुई है चीन और भारतीय सैनिकों के बीच। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 22 जून को RIC यानी रसिया इंडिया चाइना डायलॉग के तहत दोनों देशों के विदेश मंत्री वर्चुअल तौर पे मिलने वाले हैं। तो देखना होगा कि इस बातचीत पे इस झड़प का कोई असर होता है कि नहीं। जी बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं। और इस बीच जरा जिस घाटी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, गलवान घाटी, उसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। हमारे साथ संवाददाता रिफत श्रीनगर से मौजूद है। रिफत, ये बताइए कि गलवान घाटी के बारे में कहा जा रहा है कि 1962 के बाद वहां पर एक बार भी कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच में इस तरह की झड़प हुई हो। उस इलाके के बारे में जरा संक्षेप में बताइए, और अभी वहां से किस तरह की अपडेट्स आप तक पहुंच रही हैं? देखिए यहाँ जिस तरीके से आपने गलवान वैली की बात की, अभी तक हमने देखा कि चाइनीज आर्मी की तरफ से कई बार इस तरह की कोशिशें की गई कि वो अंदर आए हैं। इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी हैं वहाँ पे, और ख़ासतौर से जो पैंगोंग का एरिया है, पैंगोंग TSO, उसमें काफ़ी कोशिश की है चाइना ने अंदर आने की, और कई बार वो अंदर आए भी, और उस पर विवाद शुरू हो गया और काफ़ी दिनों तक वहाँ पे इस तरीके का स्टैंड ऑफ चलता रहा। लेकिन अब की बार जिस तरीके से कल ये मामला रात के दौरान सामने आया है, कैजुअल्टीज हुई हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि 1962 में जो LAC बन गया था, उसके बाद इस तरीके का विवाद तो काफी बार हुए हैं। यानी चाइनीज आर्मी ने अंदर आने की कोशिश की, या इंडियन आर्मी की तरफ से अगर वहां पे कोई डेवलपमेंट हो रही थी उसको रोकने की कोशिश की, या उस पर ऑब्जेक्शन जाहिर की। लेकिन इस तरीके से कैजुअल्टीज का सामना आर्मीज को करना नहीं पड़ा। जिस तरीके से अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना के कुछ रिपोर्टर जो है वो दावा कर रहे हैं कि चाइनीज आर्मी के 5 सोल्जर जो हैं वो मारे गए। लेकिन इंडियन आर्मी ने भी अपने स्टेटमेंट में जरूर ये कहा है कि इंडियन आर्मी की तरफ से 3 लोग जो है आर्मी के, उनकी मौत हुई है इस लड़ाई में, और साथ ही उसमें एक ऑफिसर भी है जो वहां का कमांडिंग ऑफिसर था। तो इंडियन आर्मी की ये उम्मीद की जा रही थी कि चीन जो ये लगातार कह रहा है कि हम बातचीत के जरिए इस बात को सुलझाना चाहते हैं, कम से कम संयम का प्रदर्शन होगा, इस तरह का इस तरह की कोई भी जो झड़प है ये कहीं ना कहीं जो वातावरण है उसको और ज्यादा तनावपूर्ण बनाती है। और अभी सबकी नजर इस बात पर है कि भारत और चीन के अधिकारियों के बीच में उस जगह पर किस तरह से बातचीत हो रही है। इस बीच लद्दाख का गलवान घाटी का इलाका एक अरसे से भारत और चीन के बीच तनाव का एक पॉइंट रहा है। इस इलाके में भारत लकड़ी के पुराने पुल की जगह कंक्रीट का नया पुल बना रहा है। चीन को ये नागवार गुजर रहा था। ये पुल भारत चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC से 7 किलोमीटर के फासले पर है। चीन लद्दाख में ज्यादातर इलाके में LAC को नहीं मानता, वो उससे ज्यादा जमीन पर अपनी दावेदारी करता है, जबकि भारत ने हमेशा LAC का सम्मान किया है। भारत ने चीन के विरोध के बाद भी सालों से उपेक्षित इस इलाके में सड़क और पुल बनाने का काम जारी रखा है। गलवान घाटी के मुहाने पर ही पेट्रोल पॉइंट 14 है। ये वो जगह है जहां भारत और चीन की फौजें एक दूसरे से मिलती हैं, बैठकें करती हैं। इस इलाके में गलवान नदी बहती है। गलवान नदी को सिंधु नदी का हिस्सा माना जाता है। गलवान घाटी का नाम लद्दाख के कई इलाकों की खोज करने वाले गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा है। 1899 में गुलाम रसूल गलवान ब्रिटिश खोजी टीम का हिस्सा थे और उन्होंने गलवान नदी और उसकी घाटी की खोज की थी। और इस वक्त हमारे साथ आलोक बंसल जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं और डायरेक्टर ऑफ इंडिया फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ साउथ एशियन इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक बंसल जी, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी, क्योंकि अभी यही समझने की कोशिश की जा रही है क्या किसी तरह से चीन की तरफ से कोई प्रोवोकेशन था, वरना 1962 के बाद से जहां पर इस तरह की खूनी झड़प कभी ना हुई हो, वहां अचानक इस तरह का इतना तनावपूर्ण माहौल कैसे बन गया? आलोक जी। लेकिन पहली जो खबर आई थी हत्याओं के बाद तो वो चिंताजनक ज्यादा थी। अब जब ये खबर आई है कि कोई गोलीबारी नहीं चली है तो ये थोड़ी रीअश्योरिंग बात है। सवाल ये है कि रात के अंधेरे में पत्थर एक दूसरे पर फेंके गए, क्या ऐसी घटना हुई कि जिसमें पथराव की स्थिति आ गई, और रात को क्या हुआ पत्थर फेंकने के अनुसार जिसके कारण 3 बहुमूल्य जानें हमें गंवानी पड़ी। तो ये तो एक पहली चीज है, क्योंकि अभी पूरे जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आए हैं। लेकिन ये चिंता की बात है, गलवान घाटी में जिस जगह पे ये घटना हुई वहां पे जो
ऊपर की घाटी है, जो गलवान नाला जहां से निकलता है, वो इलाका चीन के पास है, और जहां पर ये श्योक नदी से मिलता है वो इलाका हमारे पास है, जहां पर कि एक सड़क बन रही है। और वहां पे एक ये जो यूनिट थी उसके सीओ और 2 महत्वपूर्ण, एक जेसीओ और एक ओआर, 3 लोगों की हत्या हुई है इस पथराव में। ये बड़ी चिंताजनक बात है। 67 के बाद मेरे ख्याल से इस तरीके का कोई भी वायलेंट कॉन्फ्रंटेशन भारत और चीन के बीच में नहीं हुआ। जब नाथुला में पिछली बार हुआ था 67 में, उसके बाद से कभी भी भारत चीन सीमा पे इस तरीके की मेरे ख्याल से जान गई हो किसी की, ऐसा मेरे को याद नहीं है। तो इस तरीके की चीज बड़ी चिंताजनक है, विशेषकर ऐसे वक्त पर जब दोनों ही देश ये कह रहे थे कि हम डीएस्केलेट कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें ये बात हुई थी कि दोनों ही देशों ने आपस में बात को समझा लिया है, सुलझा लिया है, और दोनों ही सेनाएं अब धीरे धीरे डीएस्केलेट करेंगी। लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा नहीं हो पाया, और ये बड़ी चिंता की बात है। और देखिए कई सारे अनुत्तरित सवाल भी हैं सर, जिस तरह से आप भी कह रहे हैं, उन सवालों के जवाब का इंतजार है, लेकिन क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है कि इसमें आर्मी की तरफ से भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है, और उसके बियॉन्ड अभी कोई भी आधिकारिक जो सोर्स है वो कुछ भी इस पर कहने को तैयार नहीं है। हमारे साथ इस वक्त विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी भी हैं, और साथ ही वो रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। विंग कमांडर अभिषेक मतिमान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरी घटना को हम कैसे देखें, क्योंकि डीएस्केलेशन की कोशिश हो रही थी गलवान घाटी में, और उस दौरान इस तरह का प्रकरण सामने आया है। देखिए, चाइना के कहने, देखिए स्पेशली जब हम चाइना की बात करते हैं तो हिस्टोरिकली भी हमने ये देखा है कि चाइना की कथनी और करनी में बड़ा फर्क होता है, और ऐसा इस बार भी देखने को आ रहा है। जबकि चाइना की तरफ से भी ये ऑफिशियल बयान जारी हो चुका था कि हम इस मामले को नेगोशिएशंस के जरिए सुलझा लेंगे और डीएस्केलेशन शुरू कर रहे हैं, लेकिन फाइनली जो कल हुआ वो घटना को भी उन्होंने अंजाम दिया है, जिसमें हमारे एक शहीद हुए हैं। तो डेफिनेटली वक्त पर्टिकुलर जगह पर जो सिचुएशन होगी वो बहुत ही टेंस होगी। 1971 के बाद से ये पहले 1975 के बाद से पहली बार ऐसा मौका हुआ है जहां पर इस तरह लोगों की, सैनिकों की जान गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माने विज़ चाइना की। तो ये काफी फिक्र वाली बात तो है। जी जी बिल्कुल। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं एक इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मेरे साथ दोनों मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले संदीप, अगर आप हमारे साथ हैं, सरकार अब आगे इस पूरे मामले पर किस तरह से विचार कर रही है संदीप? क्योंकि एक तरफ अधिकारी अपनी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत के लिए काफी अहम बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं नजर होगी। हमने अपने 2 सैनिकों के साथ अपने एक अफसर को भी खोया है इस संघर्ष में, इस झड़प में। बिल्कुल नेहा, देखिए कोशिश यही रहेगी कि किसी तरीके से चीज़ों को दुरुस्त किया जा सके। हालांकि सेना के लेवल पर जो है, ग्राउंड लेवल पर अभी भी बातचीत चल रही है ताकि कोई और एस्केलेशन ना हो। साथ ही वहाँ पे जिस तरीके से पूरा अमला जो है सरकार का वो इस पूरे मसले पर लग चुका है, खुद जो है बड़ी बैठक जो है रक्षा मंत्री ने की, उसमें जो है विदेश मंत्री भी मौजूद थे। तो अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो डिप्लोमेटिक चैनल है, जिसको अभी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट नहीं किया गया था इस विवाद के बाद से, हालांकि 1-2 बार बातचीत ज़रूर हुई है, जिसका जो है बाकायदा विदेश मंत्रालय ने उसको रिलीज़ भी जारी किया था उस पर। लेकिन अब लग रहा है कि इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि जो चैनल है, डिप्लोमेटिक चैनल है, उसको बेहतर तरीके से ठीक है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं संदीप, मैं इसी को जरा आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ नीरज भी है। नीरज, ये बताइए, डिप्लोमेटिक चैनल की बात हो रही है, तो कूटनीतिक स्तर पर तो बातचीत हो रही थी, भारत और चीन बात कर रहे थे। वो बात अलग है कि चीन कह रहा था कि हम अपनी सेना को पीछे नहीं हटाएंगे। तो अब जब इस तरह से एक हिंसक झड़प हुई जिसमें दोनों तरफ कैजुअल्टीज हुई, उसके बाद डिप्लोमेसी, वो भी विदेश मंत्रालय के स्तर पर कितना काम कर सकती है? देखिए, चीन और भारत दोनों का कहना है कि कूटनीतिक स्तर पे ही मामले का समाधान होगा। और अगर आपको याद हो तो कि पिछली तारीख को जब सैन्य स्तरीय वार्ता हुई थी दोनों देशों के अधिकारियों के बीच में, उसके ठीक एक दिन पहले कूटनीतिक स्तर पे बातचीत हुई थी, और उसी बातचीत के बाद ये रिलीज़ किया गया था विदेश मंत्रालय और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से। यहाँ के जो हाई कमीशन, माफ़ कीजिएगा, एम्बेसी में जो चीनी राजदूत हैं, उन्होंने बयान दिया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत जो है शांतिपूर्ण तरीके से हुई है, और दोनों देश ये चाहते हैं कि कूटनीतिक स्तर पे बातचीत के जरिए समस्या का समाधान किया जाए। लेकिन सैन्य स्तर पे बातचीत करनी होगी, क्योंकि मामला तो
जो ज़मीन का है, ज़मीन पे ये पूरे कवायद जो है दोनों देशों के बीच चल रही, स्टैंड ऑफ है, फेस ऑफ जो है वो ज़मीन पे दोनों के बीच है। तो वहाँ आपको पहले समस्या का समाधान करना होगा, लेकिन कूटनीतिक बातचीत दोनों देशों के बीच बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है और उसी के आधार पे आने वाले दिनों में समस्या का समाधान होगा। लेकिन जो अभी हालात हैं वहाँ बॉर्डर पे, उसके बाद सैन्य स्तर की बातचीत भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है दोनों देशों के बीच में। बिल्कुल, सैन्य स्तर की बातचीत के बारे में आपने कहा, तो रिफत मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब से ये घटना सामने आई है, यानी कल रात को इस तरह की झड़प हुई और उसके बाद से आज सुबह से ही बातचीत का दौर चल रहा है वहां पर, कुछ इसको लेकर जानकारी मिल रही है कि कुछ इसमें निकल कर आ पा रहा है या नहीं, क्योंकि इस बार जो मामला है वो काफी सीरियस हो गया है। देखिए नेहा, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हाईलाइट करना चाहूंगा अगर आप मुझे टाइम दें। नंबर एक ये कि बातचीत हो रही थी लगातार, लोकल लेवल पे आर्मी कोशिश कर रही थी इस चीज़ को डीएस्केलेट करने की, लेकिन सवाल ये है कि जो चाइनीज़ आर्मी अंदर आई है उनको कहा जा रहा है वापस जाइए। क्या वो आर्मी लेवल पे या लोकल लेवल पे ये बात मानने के लिए तैयार हैं? एक तो ये सवाल है। अगर होता तो शायद इस वक्त ये मामला वहाँ पे सुलझा गया होता, और क्योंकि इससे पहले भी चाइनीज़ आर्मी ने इस तरह की कोशिशें की हैं। और दूसरी बात, जिस तरीके से चाइनीज़ आर्मी चाहती है कि इंडिया वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ना करें, रोड ना बनाए, ब्रिज ना बनाए, क्या वो इंडियन आर्मी को कबूल है? क्या इंडियन आर्मी की बात चाइना वहां पे मानेगी? एक तो वो, और दूसरा, अगर नहीं मानती हैं तो शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हैं? फिलहाल शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं कि लोकल लेवल पे इसको डी एस्केलेट किया जाए ताकि फर्दर ये विवाद ना बढ़े वहां पे, जो भी अभी पोजीशन है। लेकिन जहां तक आर्मी को वापस कहने की बात है या चाइनीज आर्मी कोई ऑब्जेक्शन इंडियन आर्मी को ना करें कहीं रोड बनाने में अपने साइड से या ब्रिज बनाने में, तो उसमें कूटनीतिक लेवल पे यानी कि डिप्लोमेटिक लेवल पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि अभी चीफ मिनिस्टर के साथ बात होनी चाहिए। रिफत, जो डिप्लोमेसी है उसका जो इंपॉर्टेंस है उसको अंडरलाइन कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है दोनों देशों के बीच चाहे तनाव कितना भी हो, डिप्लोमेसी एक ऐसा हथियार है जिसके साथ हमेशा सरकारें आगे बढ़ती हैं। आलोक बंसल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक बात जो हमारे संवाददाता भी कह रहे हैं और जो हम सब जानते हैं वो ये कि पिछले कई दिनों से भारत चीन सीमा पर विवाद है। चीन को लगातार ये कहा जा रहा है कि भाई आप अपने सैनिक लेकर पीछे हटिए। चीन कह रहा है हम बातचीत से मसला सुलझाने को तैयार हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। तो फिर इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? ये पहले से ही समस्या पेचीदा थी और इसके ऊपर अब ये झड़प जो है ये भी हो गई है। नहीं, पिछली मीटिंग में दोनों ही देशों ने ये बात मान ली थी कि हम इसको डी एस्केलेट करेंगे और धीरे धीरे जो सेनाएं हैं उनको कम करेंगे उस जगह पर, और यही एक प्रोसेस चल रहा था। और इसीलिए ये ज्यादा चिंताजनक है कि ऐसे वक्त पर जब डी एस्केलेशन की बात हो गई थी और धीरे धीरे समस्या को सुलझाने की बात चल रही थी, उस टाइम इस तरीके की घटना होना। वैसे भी जो भारत चीन सीमा है वो काफी क्लिष्ट है, क्योंकि हमारी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके बारे में दोनों ही देशों की अवधारणा अलग अलग है। लेकिन इसके कारण हमने 1993 में एक पीस और ट्रैंक्विलिटी की संधि की थी, जिसके अनुसार जब भी ये सेनाएं एक दूसरे के सामने आती हैं तो उनको एंगेजमेंट ब्रेक करना था, वापस मुड़ना था और पीछे जाना था। और जब ये प्रोसेस जो है ये अभी नहीं हो रहा है, तो ये बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे वक्त पर नहीं हो रहा है जबकि चीन जो है दुनिया में अलग थलग पड़ता चला जा रहा है। तो मेरे ख्याल से चीन भी इस वक्त ये नहीं चाहेगा कि चीजें और ज्यादा बदतर हो, क्योंकि इस समय दुनिया जो है कोविड-19 से लड़ रहा है। भारत को और चीन दोनों को ही अपने जो रिसोर्सेज हैं वो कोविड के तरफ लगाने हैं, बजाय इसके कि हम इस युद्ध की तरफ आगे बढ़े। तो आलोक बंसल जी, ये बात जो है, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त कोरोना का काल है और ऐसे में हर देश जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज ना चाहते हुए भी उसको इसी तरफ लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर विंग कमांडर अभिषेक मतिवान जी आपसे जानना चाहूंगी, क्या चीन ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है? एक तरफ चीन को ग्लोबली आइसोलेट किया जा रहा है और दूसरी तरफ चीन ऐसा लग रहा है कि भारत चीन सीमा पर जानबूझकर प्रोवोकेशन का खेल खेल रहा है। देखिए, चीन के अगर हम चीन के नजरिए से इस वाकये को समझने की कोशिश करें तो उनके हिसाब से कि उनके मन में कुछ डर पैदा हुआ होगा जब से हमने धारा 370 जो JNK में जो एक्शन दिया है ग्राउंड पर, और उसके बाद हमारे भी पार्लियामेंट में तो हमारे गृह मंत्री साहब ने भी जो अनइक्विवोकल टर्म्स में जो बयान दिया था कि भाई PUK भी एक्चुअली ऑफिशियली हमारा ऐसा है कि हमारा, तो उसके बाद से जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के अलावा चीन को भी कुछ तो आशंका होती है। द पॉइंट इज से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें रिएक्शन के लिए तैयार रहना होगा, भले ही हम उसको ग्राउंड पर कार्यान्वित करने का मन रखते हो या न रखते हो, के लिए तैयार रहना बिल्कुल जरूरी है।
उनके ख्याल से यही है कि वो देख भी रहे हैं। अभिषेक मतिमान जी माफ कीजिएगा, लेकिन आपका ऑडियो जो है वो बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, उसको दुरुस्त करने की हम कोशिश करेंगे सर। मैं फिर आगे आपके पास आऊंगी, लेकिन संदीप संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, सरकार के सूत्रों के हवाले से किस तरह की जानकारी मिल रही है? पब्लिकली से कोई नहीं कहेगा, लेकिन अंदर खाने क्या समझ आ रहा है, क्या माना जा रहा है कि ये चीन की तरफ से एक प्रोवोकेशन है, जानबूझकर उकसाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए ये तो जानबूझकर उकसाने वाली ही बात है, क्योंकि जिस जगह पे गलवान जैसे इलाके में जहाँ पे कि 1962 के बाद किसी भी तरीके का कोई बड़ा फेस ऑफ देखने को नहीं मिला, सब शांति से जो है दोनों देश की फौज जो है अपने अपने LAC तक जाते हैं और वहाँ से पेट्रोल करके वापस आते हैं। एकदम से ऐसा क्या हुआ कि चीन ने अपनी सेना जो है वहाँ पे इतनी बढ़ा दी और हमारे इलाके में आके बैठ गए और भारतीय सेना के साथ जो है वहाँ कन्फ्रंटेशन शुरू कर दिया? तो इसके पीछे मंशा सीधे सीधे साफ यही है कि चाइना जो है अपनी जो डोमेस्टिक जो कंडीशंस है उससे कहीं ना कहीं डाइवर्ट कराना चाह रहा है डोमेस्टिक लोगों को, अपने यहाँ के लोगों को। क्यों शी जिनपिंग ने जिस तरीके से कोरोना से रिलेटेड और बाकी सारे इश्यूज़ को हैंडल किया है, वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ऐसे में उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आती है कि अगर भारत के साथ हम लोग कोई इस तरह कन्फ्रंटेशन। पास लौटूंगी क्योंकि इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को इस पूरी घटना के बारे में ब्रीफ किया है। प्रधानमंत्री जो दोपहर 3 बजे से मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर एक बेहद अहम बैठक कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता विक्रांत जुड़ गए हैं। विक्रांत, क्या जानकारी मिल रही है? रक्षा मंत्री से प्रधानमंत्री को किस तरह से इस पूरे मामले से अवगत कराया गया है? देखिए, जो पूरी जानकारी रक्षा मंत्री ने पहले तीनों सेना के प्रमुखों के साथ बातचीत की थी, बैठक की थी, पूरी जानकारी ली थी कि घटना किस तरीके से हुई और क्या क्या वहां पर हुआ। उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद 3 बजे से पहले से कार्यक्रम था कि प्रधानमंत्री की जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उसमें रक्षा मंत्री को भी जुड़ना था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हालांकि रक्षा मंत्री अपने घर का जो कार्यालय है वहीं से जुड़े हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और जो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी उससे ठीक पहले उन्होंने प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया, पूरी जानकारी दी। और जिस तरीके से वहां पर ये ताजा विवाद उठा, जिसके बाद इस तरीके की घटना हुई कि शहादत हुई अधिकारियों की और फौज की सेना के 2 कार्मिकों की, तो उसके बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई, उनको अवगत करवाया गया और ये पूरी ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह से ये हालात वहां पर बने थे। और भारत की तरफ से किसी भी तरह की प्रोवोकेशन की बात जो कही जा रही है चीनी मीडिया की तरफ से, वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि भारत अपनी तरफ जहां पर उसकी फौज रुकी हुई है वहीं तक भारत टिकी हुई है। ना भारत उससे कभी आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ना ही किसी तरीके। सबके मन में ये सवाल है कि भारत और चीन के बीच उत्तरी लद्दाख के इस इलाके में जिस तरह की स्थिति बनी है, अब उस जो तनाव है जो कि चरम पर आ गया है, उसको किस तरह से फिर से उस स्थिति को पहले जैसा किया जाए, नॉर्मलाइज किया जाए। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल इस पर चर्चा के लिए इतना ही वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।